ज्ञानेश कुमार ने मुस्कुराते हुए बहुत लंबा इंतजार कराते हुए बिहार के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे, इस बात का ऐलान मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने कर दिया। लंबी पावर प्रेजेंटेशन जो वो पेश कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। तारीख उन्होंने बिल्कुल तय कर दी है। फर्स्ट और सेकंड फेज 2 मरहले में इंतखाबात होंगे। पहला मरहला 6 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। 10 को नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 को नाम जमा कराने की आखिरी तारीख होगी। 18 को स्क्रूटनी और 6 नवंबर को यहाँ पहले फेज की वोटिंग होगी। तो बिहार में इंतखाबात 2 मरहले में कराए जाएंगे, इस बात का ऐलान मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने किया है। 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे, पहला और दूसरा। दूसरे मरहले की बात की जाए तो 13 को नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 को जो नाम है वो दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और 21 को स्क्रूटनी, 21 तारीख तक अपने नाम वापस लिए जा सकेंगे। और दूसरे मरहले की जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को दरअसल होगी। और 14 नवंबर ये वो तारीख जब इस बात का और ज़्यादा क्लियरिटी पूरे बिहार को मिल जाएगी, देश को मिल जाएगी कि अब 20 साल से सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में विराजमान होंगे या फिर परिवर्तन बदलाव की जो लहर जिस बात का दावा विपक्ष कर रहा है दरअसल वो होगा। तो बिहार में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है। पूरे शेड्यूल का जिक्र ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ साथ 7 ऐसी विधानसभाएं जहां पर जिमनी इंतखाबात होने हैं, यानी कि उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, राजस्थान की 1, झारखंड की 1, तेलंगाना की 1 सीट है, जुबली हिल्स, पंजाब की 1 सीट है। इसी तरह मिजोरम और ओडिशा की भी 1-1 सीटें हैं। दूसरे मरहले में जब वोटिंग होगी इंतखाबात की बिहार में, यानी 11 नवंबर की तारीख, तब इन 7 उपचुनाव वाली जो सीटें हैं, विधानसभा सीटों पर जहां ज़िमनी इंतखाबात होंगे, 11 नवंबर को बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग होगी और 11 नवंबर को ही इन 7 असेंबली सीटों के लिए, इन 7 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग दूसरी तरफ चल रही होगी। नतीजे 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के सामने आएंगे। तो 25 से 28 छठ पूजा को लेकर जो लोगों के आसाराइयां थी कि इसके बाद ही दरअसल चुनाव होंगे, तो वो जो इम्कानात थे लोगों के, बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता हुआ देखा गया है। तो वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहला मरहला 6 नवंबर को। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद 16वां या 17वां मिनट होता है जब इलेक्शन कमीशन इस बात का ऐलान कर देती है कि चुनाव कितने फेज में कराए जाएंगे, कब तक नतीजे आएंगे। लेकिन 32वां वो मिनट था, वो पूरी लंबी एक पावर प्रेजेंटेशन पेश की थी। उसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। Format of our press conference. We'll start with the address and presentation by Honorable Chief Election Commissioner, sir. That will be followed by a question and answer session. For the question and answer session, as per our previous practice, we'll be taking questions in groups of 5, and then Honorable Chief Election Commissioner would be answering in those groups. Before you ask your question, I would request you to kindly introduce yourself and the name of the organization. Thank you all. I'll request you to put your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर
5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं, उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ्स के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और
सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818। वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहां घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के जरिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज भी दी जाएगी और अगर इनमें से कोई भी 85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance
as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा. अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो पाए. बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे. चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा. ट्रेनिंग. पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहां पर बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया. इसी तरह से अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग IIIDM द्वारिका में की जाएगी. जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर. तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को IIIDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो जमीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला. साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPF जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPF का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है. इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई. ये तीनों लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे. मतदाता सूची. लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ. लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया. हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है. चूंकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत जमीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया. जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं,
या जिन मतदाताओं की एंट्रीज में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। क्योंकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये एसओपी बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिजाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है, और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके एप्स बनती चली गई और लगभग 40 एप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास है। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल एप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और खास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ERO भी उसको देख पाएं और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है।
जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है वो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर्ड करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती, और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो ईवीएम में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर्ड लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं, और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन ईवीएम से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले खत्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता कई लोगों को पड़ती है, मीडिया को भी होती है, एनजीओज को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग की एक पद्धति रही जिसको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है, लेकिन इंडेक्स कार्ड का सारा डेटा कलेक्ट करने में कई बार सप्ताह और कई बार महीनों लग जाते थे। तो अब चूंकि ECI नेट भी आ रहा है और डिजिटल का युग है, इसीलिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारे आपको चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर वेबसाइट पर या ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव की विशेषता है ये स्लाइड। द एंटायर इलेक्शन मशीनरी ऑफ बिहार इज जस्ट अ कॉल अवे। अर्थात अगर कोई भी मतदाता या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो BLO से बात करके उसका निदान कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहाँ का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ERO के कॉल सेंटर से संतुष्टि नहीं मिलती है तो 38 DMs के यहाँ भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में CO के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद
दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे, कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे, और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने, चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी MCC वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और CO भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी। नेक्स्ट, अब ECI नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ECI नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है, और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख, और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी, और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे, और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट,
जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीजें हम जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। EVM और VVPAT का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से EVM और VVPAT निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पॉल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें। अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने मुस्कुराते हुए बहुत लंबा इंतजार कराते हुए बिहार के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे, इस बात का ऐलान मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने कर दिया। लंबी पावर प्रेजेंटेशन
जो वो पेश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। तारीख उन्होंने बिल्कुल तय कर दी है। फर्स्ट और सेकंड फेज 2 मरहले में इंतखाबात होंगे। पहला मरहला 6 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। 10 को नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 को नाम जमा कराने की आखिरी तारीख होगी। 18 को स्क्रूटनी और 6 नवंबर को यहाँ पहले फेज की वोटिंग होगी। तो बिहार में इंतखाबात 2 मरहले में कराए जाएंगे। इस बात का ऐलान मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने किया है। 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे, पहला और दूसरा। दूसरे मरहले की बात की जाए तो 13 को नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 को जो नाम है वो दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और 21 को स्क्रूटनी, 21 तारीख तक अपने नाम वापस लिए जा सकेंगे। और दूसरे मरहले की जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को दरअसल होगी। और 14 नवंबर ये वो तारीख जब इस बात का और ज़्यादा क्लियरिटी पूरे बिहार को मिल जाएगी, देश को मिल जाएगी कि अब 20 साल से सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में विराजमान होंगे या फिर परिवर्तन बदलाव की जो लहर जिस बात का दावा विपक्ष कर रहा है दरअसल वो होगा। तो बिहार में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है। पूरे शेड्यूल का जिक्र ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ साथ 7 ऐसी विधानसभाएं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, यानी कि उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, राजस्थान की 1, झारखंड की 1, तेलंगाना की 1 सीट है, जुबली हिल्स, पंजाब की 1 सीट है। इसी तरह मिजोरम और ओडिशा की भी 1-1 सीटें हैं। दूसरे मरहले में जब वोटिंग होगी इंतखाबात की बिहार में, यानी 11 नवंबर की तारीख, तब इन 7 उपचुनाव वाली जो सीटें हैं विधानसभा सीटों पर जहां ज़िमनी इंतखाबात होंगे, 11 नवंबर को बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग होगी और 11 नवंबर को ही इन 7 असेंबली सीटों के लिए, इन 7 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग दूसरी तरफ चल रही होगी। नतीजे 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के सामने आएंगे। तो 25 से 28 छठ पूजा को लेकर जो लोगों की आसाराइयां थी कि इसके बाद ही दरअसल चुनाव होंगे, तो वो जो इम्कानात थे लोगों के, बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता हुआ देखा गया है। तो वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहला मरहला 6 नवंबर को। तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद 16वां या 17वां मिनट होता है जब इलेक्शन कमीशन इस बात का ऐलान कर देती है कि चुनाव कितने फेज में कराए जाएंगे, कब तक नतीजे आएंगे। लेकिन 32वां वो मिनट था, वो पूरी लंबी एक पावर प्रेजेंटेशन पेश की थी। उसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। माहिरा भी मेरे साथी, मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। उनसे इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। माहिरा, काफी लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। आमतौर पर विधानसभाओं को लेकर जब खासतौर पर एक ही राज्य का चुनाव हो तो इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जाती है, लेकिन तमाम पॉइंट्स दर पॉइंट्स गिनवाते हुए ज्ञानेश कुमार ने एक लंबी पावर प्रेजेंटेशन पेश की। उसके बाद 32वें मिनट पर आकर चुनाव तारीखों का ऐलान किया। तो जिस तरह से एसआईआर को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम इल्जामात की भी तरदीद की। यहां पर क्या लगता है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी देखा आपने कि 2 दिन पहले चुनाव आयोग जो है वो बिहार पहुंचा था और उसने सब चीज़ों की समीक्षा की, ताकि जो चुनाव आयोग पे लगातार विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीजें क्लियर नहीं है, सही से नहीं हुई, तो चुनाव आयोग जो है बार बार अपने ऊपर से उस इल्जाम को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले बिहार का दौरा किया और उसके बाद चीजों को वहां समझा, ग्राउंड लेवल पे सबसे मुलाकात की और उसके बाद फिर आज 2 दिन बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइनली बिहार में चुनाव का जो है वो ऐलान कर दिया है कि 2 भाग में चुनाव होगा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। उन्होंने बाकायदा बिहार का जो है वो मैप दिखाते हुए बताया कि ये जो एरिया है ये फर्स्ट फेज के अंदर है और जो दूसरा एरिया है वो सेकेंड फेज के अंदर जो है, इसमें 2 चरण में जो है इस बार बिहार में चुनाव होंगे। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि इस बार एक चरण में ही चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने फाइनली ऐलान किया है कि नहीं, इस बार बिहार में जो चुनाव है वो 2 फेज में होगा। बिल्कुल, व्यूवर्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। लगातार जो बातचीत खुर्शीद आलम से जो चल रही थी, पटना में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद थे उनके जरिए से और जो हमारे एसेट से इलेक्शन कमीशन के वहां पर जो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, हमने ये साफ तौर पर कहा था कि 2 फेज में चुनाव तारीखें जो होगी वो 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे। इस बात के यकीनी जो है वो पुख्ता कयास हम जाहिर तौर पर लगा रहे थे, क्योंकि तारीखें भी दरअसल यही कहती है। 2005 में जो इंतखाबात हुए थे वो 6 फेज में हुए थे, 2010 में इंतखाबात 5 फेज में हुए थे और 2015 में 5, 2020 में 3,
तो अब जो मामला है वो थोड़ा सा सिमट कर 2 तक तो आएगा। जाहिर तौर पर एक फेज में चुनाव होने थोड़े से मुश्किल है माहिरा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने पूरा माहौल बनाया हुआ था कि रोजाना बिहार में 7-8 मर्डर हो जाते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हालत है, तो उस बात को कहीं ना कहीं कंसिडर किया इलेक्शन कमीशन ने। क्या लगता है माहिरा, एक फेज में चुनाव कराने की मांग बीजेपी की जाहिर तौर पर थी, लेकिन 2 चीजें यहां पर नजर आ रही है। एक तो इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात लग रहे हैं उनको धोने की शायद एक कोशिश हो, दूसरा वाकई में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है बिहार में। जी बिल्कुल, विपक्ष भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे ही इसको सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले महीनों हमने देखा कि लगातार बिहार में एक के बाद एक कई ऐसे कांड सामने आए जिसमें लगातार दिन दहाड़े गोली मार दी गई, तो किसी के गांव में जो है वो दलितों को जला दिया गया। मतलब ऐसे कई केस सामने आए हैं जिससे दिखाया गया है कि बिल्कुल से बिहार में लॉ ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और इसको लेकर विपक्ष मुद्दा भी बनाता रहा है कि अब इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लगातार चीजें जो है वो नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे और इसी छवि को लेके उन्होंने बिहार में एक लंबे समय तक जो है राज किया। लेकिन अब विपक्ष जो है वो यही मुद्दा उठा रहा है कि अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है, जो सारी चीजें जो है वो रिमोट से चल रही हैं और जो सरकारी कर्मचारी है वो चला रहे हैं और पूरा बिहार जो है नीतीश कुमार के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस बार उन्हें वोट ना दिए जाए, विपक्ष का मुद्दा है। और सच में इस बार अभी 2-3 महीनों में हमने देखा है कि लगातार बिहार में लॉ ऑर्डर जो है वो काफी गड़बड़ाया है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगातार हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन ने भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो एक फेज में इंतखाबात कराने को लेकर अपनी मांग रख चुकी थी, 5 अक्टूबर को जब मीटिंग हुई थी, 4 अक्टूबर को भी जब मीटिंग हुई थी, दोनों दफा यही मांग दरअसल बीजेपी ने रखी थी। लेकिन जो इल्जामात विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ साठगांठ है, कहीं ना कहीं उसको भी दरकिनार रखने के लिए एक फेज के बजाय 2 फेज में इंतखाबात कराने को कंसिडर किया इलेक्शन कमीशन ने। और दूसरा बड़ा मामला जो है, एक तरफ एक देश एक चुनाव की जो बातचीत लगातार की जाती है उसको भी मद्देनजर रखा है कि अगर ज्यादा फेज में इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान ज्यादा विपक्ष को खड़े करने के साफ तौर पर मौके मिल जाएंगे। लेकिन बात दरअसल आज पूरे दिन भर उस पावर प्रेजेंट की होगी। जो प्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने पेश की, ज्ञानेश कुमार ने 1 to 1 करते हुए लगातार वो 28 से 30 स्लाइड्स दिखाए। उन स्लाइड्स को लेकर तफसील उन्होंने बातचीत की। जो जिक्र था सबसे पहले 203 सीटें जनरल कैटेगरी से होगी, 32 सीटें एससी से और 2 सीटें एसटी से कैटेगराइज करके एक पावर प्रेजेंटेशन के जरिए से ज्ञानेश कुमार ने बताया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन दरअसल बिहार से क्या एक रास्ता सेट करने जा रहा है पूरे मुल्क के लिए, उसको भी तफसीली बताया। और साफ तौर पर जो सबसे बड़ी जो पॉइंट रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ECI नेट, ये एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके जरिए से इलेक्शन कमीशन अब तक जो 40 एप्लीकेशन में बटा हुआ था, प्ले स्टोर से आप ECI नेट को डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम जो अपनी ज़रूरियात हैं, तमाम जो अपनी मालूमात हैं, वो ECI नेट ECI इस एप्लीकेशन के जरिए से आप वहाँ पर से हासिल कर सकते हैं। 1950 एक टोल फ्री नंबर भी इलेक्शन कमीशन ने आज जारी कर दिया, जो भारत का कोड है +91, वो आपको डायल करना है। जिस विधानसभा से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए उस विधानसभा का पिन कोड लगाना है, उसके बाद 1950, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके हर सवाल का जवाब दरअसल वहां पर मौजूद होगा। और एक जो बड़ा पॉइंट रहा जिसको लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज थी, नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक आप अपना नाम जो है वो ऐड करा सकते हैं, उसको लेकर भी तफसीली ज्ञानेश कुमार ने बातचीत की है। SIR को लेकर माहिरा जिस तरह का माहौल बना है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी डिफेंडिंग अंदाज में ज्ञानेश कुमार नजर आए। SIR को लेकर जो सवालात थे, सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहां पर नहीं लिया, लेकिन SIR को लेकर जो सवालात थे उनके जवाबों को शामिल करने की कोशिश की। और साथ ही ये हेल्प डेस्क जिसका जिक्र माहिरा सबसे ज्यादा ज्ञानेश कुमार ने बढ़ चढ़ कर किया, मैं कहूंगा। नेट ECI जब एप्लीकेशन का वो जिक्र कर रहे थे तो उसमें टोल फ्री नंबर किस तरह से वर्क करेगा, BLA किस तरीके से काम करेंगे, और इसी SIR को लेकर जो उन्होंने पूरा एक समा बांधा था कि किस तरीके से 8.5 लाख लोगों ने मिलकर इस वोटिंग लिस्ट को शुद्धिकरण करने का काम किया है, ये वाकई सराहनीय है। ये दरअसल उनके लफ्ज थे। तो SIR को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी डिफेंडिंग नजर आए थे हमारा ज्ञानेश कुमार।
एक चीज हमने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड करते करते लास्ट तक ये कहा कि 10 दिन पहले तक जो है आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी पहल है, क्योंकि लगातार कई तरह का मतलब फाइनल लिस्ट आने के बाद भी ये आरोप लग रहे हैं कि मेरा नाम कट गया। तो इसको लेके चुनाव आयोग ने एक चीजें खुली छोड़ दी है कि हाँ, 10 दिन पहले तक अगर किसी को भी लगता है कि उसका नाम छूट गया है या नहीं जुड़ पाया, तो वो 10 दिन पहले तक जुड़वाया जा सकता है। इसको लेके एक तरफ से चुनाव आयोग ने विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए जो है एक रास्ता खुला छोड़ दिया है कि 10 दिन पहले तक जो है आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ताकि कोई भी चुनाव में जो है वो वोट देने से वंचित ना रह जाए और बाद में चुनाव आयोग पे ये इल्जाम न लगे कि हाँ, इस वजह से या एसआईआर की वजह से, किसी भी वजह से उनका वोट छूट गया। क्योंकि एक एक वोट कीमती है। बिहार इलेक्शन में इस बार काफी चीजें दांव पर है, सबके लिए, आरजेडी के लिए भी, जेडीयू के लिए भी। जेडीयू का इस बार अच्छा प्रदर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा कि जैसे ही उनका जो है उनके सहयोगी पार्टी का जो वो गड़बड़ाया और उन्होंने जो है बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री जो है वो बना लिया। तो इस बार भी लगातार विपक्ष यही कहता रहा है कि अगर इस बार भी नीतीश कुमार बिहार में गड़बड़ाएं तो बीजेपी जो है वो अपनी जो है अपना मुख्यमंत्री आगे करेगी और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे कर देगी। तो इसको लेके भी जो है चुनाव आयोग ने भी अपने तरफ से पूरा कुछ किया है और इस बार बिहार में बहुत कुछ दांव पे है। चुनाव का भी दिलचस्प होने वाला है, बहुत सारी चीजें देखने की मिलेगी और खास बात यह है कि अब जल्द ही इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। 14 नवंबर को चुनाव आयोग ने कह दिया है कि रिजल्ट जो है वो बिहार चुनाव का वो सबके सामने होगा, सबको पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार हो रही है। बिहार में अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर गठबंधन की सरकार होती आई है, तो इस बार भी गठबंधन को ही लेके आगे चलेगा या कोई एक ऐसी पार्टी जो बड़ी बाजी मारकर एक अच्छा जो है वोट बैंक लेके आएगी और अच्छी जीत हासिल करेगी। तो इस बार बहुत नई पार्टियां भी हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, जनसुराज जो है, और कई दिग्गज भी मैदान में है। पवन सिंह जो है उन्होंने अभी हाल में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो उनको लेके भी काफी ज्यादा चर्चा है। बिहार इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इसकी बारी है तो कई दिग्गज हैं, कई इस बार और आरजेडी में भी इस बार बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। जैसे कि इस बार तेज प्रताप यादव अलग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो लालू यादव के जो बड़े बेटे हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं इस बार, सबका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है चुनाव आयोग की घोषणा के बाद अब जो है बिहार में चुनाव का जो असल रूप है वो दिखने लगेगा ग्राउंड लेवल पे। अब सब ने पूरा तैयारी के साथ अब मैदान में पूरी तरह से, वैसे तो उतर ही गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से दमखम के साथ वो नजारा जो है बिहार में दिखने वाला है। बिल्कुल, सेनापति तैयार है, सेना भी तैयार है और अब चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अब कार्यकर्ता भी लगभग पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन की ताकत की थोड़ी सी समीक्षा यहाँ पर कर लेते हैं। जिस तरीके से एनडीए ने अंतिम के कुछ महीनों में एक के बाद एक बड़ा दांव चला है, हो सकता है महागठबंधन के पास उसकी कार्ड अब तक नहीं आई हो, लेकिन इलेक्शन के बीच में एक बड़ा रोल वो अदा करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से आज का दिन, आज एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था, उससे जस्ट पहले पटना को मेट्रो मिली और मेट्रो के सौगात का इंतजार लंबे अरसे से बिहार के लोग, पटना के निवासी कर रहे थे। वो सौगात मिली और 3 तारीख को जुम्मे के दिन 129 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मोहर लगी और ऐसे ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर शायद मांगे भी नहीं की जा रही थी, लेकिन लोगों को मिली। रोजगार स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए हैं और आगे और आने की उम्मीद भी है। तो उम्मीद एनडीए ने बहुत दे दी माहिरा, और जिस तरह का होमवर्क एनडीए का रहा, साफ तौर पर जिस तरीके से दौरे प्रधानमंत्री मोदी ने भी किए, गृहमंत्री अमित शाह ने भी किए, एक के बाद हुंकार भरी कोशिश तो ये होगी कि महागठबंधन अलायंस वाली सरकार बने ना बने, सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाए। लेकिन फिर भी एनडीए की मेहनत को किस नजर से आप देख रहे हैं माहिरा? एनडीए के तमाम नेता ये जरूर कह रहे हैं कि जितना लोगों ने मांगा था हमने उससे बढ़ कर दिया है। केंद्र सरकार ने और नीतीश कुमार ने मिलकर जितने लोगों की जो मांगे थी, जो उनकी जरूरत थी, उससे बढ़ कर दिया। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो पूरी तरह से हम इसको सही नहीं मान सकते। जैसे कि आज आपने कहा कि आज बिहार में ये चुनाव आयोग की घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह ही जाके मेट्रो का फाइनली उद्घाटन कर दिया कि हाँ, ये भी एक जो है अब चुनावी वादे में जुड़ जाएगा कि बिहार को मेट्रो मिल गया है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में। लेकिन वहां पे अगर हम जमीनी बात करें तो आपको बता दें कि आज सुबह में जब नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन करने गए तो उस वक्त क्या हुआ कि सिर्फ मीडिया वाले और नेताओं को ही सिर्फ एंट्री मिली वहां पर,
और आम लोग जो सुबह से जो कई मतलब ना जाने दशकों से इंतजार कर रहे थे कि पहला दिन आएगा तो हमें भी सवारी का मौका मिलेगा, उनको आज सवारी का मौका ही नहीं मिला। बल्कि वहां पे तो एक रिपोर्ट ये भी कह रही कि वहां पे बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगे और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे, इस तरह के नारे लगे कि वो ये कहा गया कि हमारे लिए मेट्रो बना है और उन्हें ही सवारी करने नहीं दिया गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल से आम जनता के लिए भी तैयारी शुरू कर दिया जाएगा और आम जनता के लिए कल से मेट्रो चलेगी। आज फिलहाल उन्हें मौका नहीं मिल पाया। दूसरा रूट को लेके चीजें हैं कि फिलहाल अभी पटना में 3 रूट से होकर जो है वो मेट्रो गुजरेगी, लेकिन ये जो पहले आप स्टेशन पे मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए भी आम आदमी को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का रूट है कि आपको पहले मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक वगैरह से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप पहले मेट्रो स्टेशन पे पहुंचेंगे और उसके बाद भी आप सिर्फ 3 ही जो है स्टॉपेज का सफर कर पाएंगे। तो चीजें मतलब एनडीए सरकार और नीतीश सरकार ने मिलकर चीजों को इस तरह से सामने प्लॉट पे रख दिया है कि हाँ हमने सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन एक अंदर से जो चीज जो है वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, कच्ची सिर्फ मेट्रो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जाहिर तौर पर बैकफायर करेंगे। सिर्फ मेट्रो नहीं, मेट्रो को लेकर के तो 2-3 महीने पहले से कयास लगाए जा चुके थे कि अभी उसे तैयार होने में लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव से पहले उद्घाटन तो जाहिर तौर पर बनता है। सिर्फ मेट्रो नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जो बैकफायर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से सरसरी तौर पर आपको तमाम वो तारीखें एक बार फिर से बता देते हैं जिसका ऐलान मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने किया। मुसलसल जो फेज में, जो मरहलों में डिक्रीजन आ रहा था, जो फेज कम किए जा रहे थे, वो इस बार के चुनाव में भी देखा जाएगा। पिछले चुनाव 3 फेज में 3 मरहलों में हुए थे, तो इस बार 2 ही मरहले रखे गए। पहले की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे मरहले की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। नतीजे 14 नवंबर को जारी आएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन की जो तारीख है, पहले फेज में 10 अक्टूबर, दूसरे फेज में 13 अक्टूबर और नामजदगी की जो आखिरी तारीख होगी पहले फेज में 17 और दूसरे फेज में 20 और स्क्रूटनी की जो तारीख होगी पहले फेज में जाहिर तौर पर 18 और दूसरे फेज में 21 तारीख। और 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, यानी बाईपोल होने हैं। 7 सीटें हैं जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान है, झारखंड है, तेलंगाना है, पंजाब है, मणिपुर है, उड़ीसा है। अब ये 7 सीटों पर भी बाईपोल होने हैं, उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर वोटिंग की जो तारीख है वो 11 नवंबर होगी और इनके भी नतीजे जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, यानी 14 नवंबर की वो तारीख, तब बाईपोल वाले इन 7 विधानसभा सीटों पर भी जो है वो नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। माहिरा, 7 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले, यानी उपचुनाव को लेकर भी चाहे बिहार जैसी गहमा गहमी ना हो, लेकिन जाती तौर पर इन 6 रियासतों में, इन 6 राज्यों में पार्टियां मेहनत कर रही, जिसमें हैदराबाद की जुबली हिल्स वो सीट है जहां पर लगातार चर्चाएं चल रही है, मेहनत चल रही है। इन 7 सीटों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान तो कर दिए हैं, लेकिन क्या इन 7 सीटों को लेकर भी चर्चाएं उतनी होंगी जितनी बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है? हालांकि बिहार देश को तय करता है, लेकिन ये 7 सीटें भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात दरअसल नहीं हो पा रही है किसी वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से माहिरा मेरे साथ नहीं जुड़ सके हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से तमाम तारीखों को जो है एक बार यहाँ पर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को वोटिंग, 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी 2025 के जो विधानसभा चुनाव है 14 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा 16 नवंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि 22 नवंबर को दूसरी सरकार बनेगी। तो 20 और 21 को शपथ लेता हुआ मुख्यमंत्री बिहार का अगला या कंटिन्यूटी में बरकरार नीतीश कुमार एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। बड़ी खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लूंगा आपसे इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।